बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज़ शरीफ ने नया फ़ैसला किया है और एक्चुअली इसका अगर मैं समरी बयान करूँ तो वो क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म हो उनका भाई शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हो उनकी बेटी मरीम नवाज़ और अपोजिशन लीडर हो पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। यानी अब अपोजिशन लीडर का एक स्टेटस भी अपने पास रखना चाहते हैं। फैसला बहुत अजीब है जो नवाज शरीफ ने किया, लेकिन पहले नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट। मैंने आपको एक बयान बताया था शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ ने उस बयान के अंदर जो बात की थी वो आज हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा था महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता कि मुंह छुपा कर मैं कहाँ जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब, आपको मुंह छुपा कर ही वाकई रहना चाहिए। आपका मुंह दिखाना बनता भी नहीं है जो आपने 16 महीने में इस कौम के साथ कर दिया है। जितना जुल्म और जितनी बर्बरियत आपने इस कौम के साथ की, ना सिर्फ लोगों को मारा, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल किया, जुल्म किया, बर्बरियत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आपने लोगों की कमर तोड़ दी। आपने इतनी महंगाई की। आपके अपने साथी आपके बारे में क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुने, फिर मैं आपको आगे नवाज शरीफ क्या गुल खिलाने जा रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ बाद में। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध, PMLN से इनका ताल्लुक, मरीम नवाज़ के बहुत करीबी साथी। वो कह रहे हैं कि नून लीग में शहबाज शरीफ के सामने बहस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। मैंने जब नून लीग ज्वाइन की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मीटिंग्स में बहुत बोलते हो। नून लीग में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि लीडरशिप के आगे बोला जाए ना, अच्छा नहीं समझा जाता। मैं इसका गवाह हूँ। मियाँ साहब को, सिर्फ बड़े मियाँ साहब को भी, छोटे मियाँ साहब को भी, छोटी मियाँ साहब को भी और बाकी सबको भी, उनको सिर्फ खुशामद पसंद है। बस आप दिन रात इनकी खुशामद करें, वो आप तरीका सीख सकते हैं। यानी वो मरीम नवाज़ ने कहा कि वो तरीका हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है। ये खुशामद करती भी बहुत अच्छे हैं और करवाने का भी इनको शौक़ है। तो वो कहते हैं मीटिंग में बोलते बहुत, तो नून लीग में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, ये मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ उसका दिफा करना मुमकिन ही नहीं है। वो 16 माह पाकिस्तान के बदतरीन साल थे। यानी शहबाज शरीफ ने जो कुछ 16 महीने इस मुल्क के साथ किया वो इतना बदतरीन था कि उसके बाद मुंह छुपाना ही बनता है। मियाँ साहब, आपका मुंह दिखाना आपका बनता नहीं है। अब आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब ने क्या फैसला कर लिया, अजीबोगरीब, लेकिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आप देख लें। मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं, कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। सवाल उन्होंने पूछा शहबाज शरीफ से, अपने लोगों से, कि कौन सी ऐसी कारकर्दगी, हमने कौन सा ऐसा तीर मारा कि मैं आवाम से जाकर मिलूं। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर भी वही बात कर रहे हैं, हर बंदा वही बात कर रहा है। और शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा कि मैं मुंह छुपाता फिर रहा हूं। वजह क्या है? 16 महीनों में इन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब वो भरे नहीं जा रहे इनसे। इन्होंने इकॉनमी का वो हाल कर दिया है कि IMF ने इनसे उस तरह की शराइत मनवा ली हैं, आपको अब ये बताएंगे नहीं, ये कभी फैक्ट सामने नहीं लाएंगे। तहरीक इंसाफ को, बाकी जमातों को, जमात इस्लामी को, सबको और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मुतालबा करना चाहिए कि जो भी आपने IMF के साथ मुआहिदा किया है उसकी तफसीलात कौम के सामने रखें। ये मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे आपसे, क्योंकि IMF से ये रिपोर्टें पॉजिटिव किस्म की लेंगे और मुआहिदे की तफसीलात छुपाएंगे और पाकिस्तान को मजीद गिरवी रखते जाएंगे। मुश्किल तरीन मुआहिदा इन्होंने कर दिया IMF के साथ। अब नवाज शरीफ भी वही सवाल उठा रहे कि कौन सी कारकर्दगी है जो आवाम से मिलूं। महंगाई में कमी के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दिया है। फिर ये सलमान गनी साहब हैं जो बहुत करीब हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मिलते रहते हैं, तो उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, कौमी सियासत में नवाज शरीफ का किरदार अब भी ज़ेर बहस है। सियासी मुखालिफिन इनकी खामोशी को किसी खास हिकमत अमली या दबाव का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके हामी ख़ुसूसन हुकूमतों में नून लीग की क़यादत आज भी उन्हें अपनी सियासी और हुकूमती ताकत व महवर करार देती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी सहाफ़ियों से मुलाकात की है, कुछ सियासतदानों से मुलाकात की है, वो एक नए बयानिए की तलाश में है। नवाज शरीफ साहब को अपने सियासी करियर में इतने गौते कभी नहीं आए, क्योंकि कुछ भी होता था नवाज शरीफ के साथ पब्लिक की सपोर्ट रहती थी, कम से कम लाहौर में तो रहती थी। नवाज शरीफ से लाहौर भी छिन गया है। रियल रिपोर्ट के मुताबिक, जो मुझे एक सोर्स ने बताई, कि लाहौर की 14 में से 13 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। सिर्फ एक सीट है जहां पे PMLN जीती है बमुश्किल, और बाकी सीटें उनको दी गई हैं। वो जैसे दी गई हैं फार्म 47 पे, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नवाज शरीफ से अपने जो करीबी सहाफ़ी हैं जो उनके लिए बयानियाँ बनाते हैं, उनसे मुलाकात की है। वो करने क्या जा रहे हैं
ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भाई वज़ीर आज़म हो, बेटी वज़ीर आला हो और वो खुद अपोजिशन लीडर हो। यानी ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक ही घर के अंदर अपोजिशन लीडर भी रहता है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी रहते हैं। ये दो नंबरी तो कौम कभी नहीं मानेगी। नूरा कुश्ती तो उन्होंने पहले बहुत कर ली है, हुकूमत भी उनके साथ है और सियासत भी उन्होंने कर दी है हुकूमत के खिलाफ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मियाँ नवाज शरीफ महंगाई का वावेला कैसे कर सकता है जब उसका भाई महंगाई मुसल्लत कर रहा है? मियाँ नवाज शरीफ बैड गवर्नेंस का रोना कैसे रो सकता है जब उसकी बेटी और उसका भाई जो है वो बैड गवर्नेंस के नए से नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? तो मियाँ नवाज शरीफ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। क्या बना पाएंगे? इस इलेक्शन में तो नहीं बना पाए। लोगों ने तो दुर्गत बना दी है इनकी, चंगी मंगी ठोक दी है लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला। अब आप सुने कि एक्चुअली ये करने क्या चाह रहे हैं। ये जो जजों का खत वाला मामला है ना, नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे इस पर मुशावरत कर रहे हैं कि मैं इसके अंदर एक फरीक बन जाता हूं और मैं फरीक बन के रोला डाल देता हूं कि देखें जी, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये जज सारे ठीक कह रहे हैं। इससे पहले भी जजेस यही कह रहे थे, पहले भी जजेस के ऊपर दबाव था, आज भी जजेस के ऊपर दबाव है। दबाव की वजह से मेरे खिलाफ फैसले किए गए हैं और वो दबाव जो जजों के ऊपर उस वक्त डाला गया या अदलिया को जो इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ, सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं हूं। मुझे मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, मुझे मुल्क से जिला वतन कर दिया गया। मियाँ साहब अब ये नया मंजन लेकर आएंगे। मियाँ साहब इस मंजन को मार्केट में रखेंगे और इस मंजन को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मियाँ साहब का ये सारी इमारत खड़ी करने से पहले इसकी बुनियादों को थोड़ा सा हिला देते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ था, मियाँ साहब कहते थे उसके लिए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर फैज़ हमीद उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक उस वक्त के आर्मी चीफ थे और एक उस वक्त के DG ISI थे। मियाँ साहब कहते थे ये दोनों जिम्मेदार हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है और इन्होंने अदलिया के जरिए से मेरे खिलाफ फैसले कराए। मियाँ साहब ये कहते थे। अभी फैसलों के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि इनमें से जो आर्मी चीफ थे उनको एक्सटेंशन दी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2019 में। 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोट के बगैर एक्सटेंशन मुमकिन नहीं थी क्योंकि मामला अदालत में चला गया था। मियाँ साहब ने एक्सटेंशन के लिए अपने तमाम लोगों को कायल किया और सबने जाके जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो मियाँ साहब का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जीरो हो गया उस दिन। अब नहीं हो सकता कुछ। अब मियाँ साहब ने क्योंकि एक्सटेंशन दे दी है और साथ खड़े हो गए हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो बयानिया इनका बढ़ गया मियाँ साहब का एक्सटेंशन देते, और मियाँ साहब ने डील भी ले ली उसके बदले में। यानी उसी साल के इख्तिताम पे 2019 में जब वो एक्सटेंशन दे रहे थे, उन्हीं दिनों में कुछ अर्सा पहले डील करके वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे मियाँ साहब। तो एक तो डील करके पाकिस्तान से मियाँ साहब बाहर गए और बकौल शाहिद अफरीदी के जो NRO है या डील है, ये इदारे देते हैं। वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब को जिसने भी ये बात बताई, बात तो उसने ठीक बताई लेकिन ये करने वाली बात नहीं थी। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब का एक वो है नहीं, सियासी दिमाग नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। जो किसी ने उनको बात सुना दी, किसी ऑफिसर ने या किसी बंदे ने, वो उन्होंने आगे टीवी पे बोल दी। तो सियासत के अंदर ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं बोलना। तो शाहिद अफरीदी साहब सीखेंगे सियासत की अलिफ बे या ABC तो उन्हें समझ आ जाएगी। बहरहाल मियाँ साहब ने डील ली, मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। मियाँ साहब ने उसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जिसको वो अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा समझ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, 2016-17 वाला मामला जो था। तो अब उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी मियाँ साहब ने। तो जब एक्सटेंशन दे दी तो फिर गिला कैसा, शिकवा कैसा? अब तो आप नहीं कर सकते मियाँ साहब, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब ने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाया था, लेकिन वो सारा का सारा बयानिया कब उड़ गया? वो सारा बयानिया ये जो NRO 2 हुआ ना उसके अंदर उड़ गया। कैसे उड़ा? ये ऐसे उड़ा कि मियाँ साहब के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मामला हो, अल अजीजिया वाला केस है, अल तौफीक वाला है, हुदैबिया वाला है, रमज़ान शुगर मिल वाला है, या जाली अकाउंट्स वाला है, और बहुत सारे केसेस हैं। शरीफ खानदान के जितने भी मुकदमात हैं या जितने भी केसेस थे वो सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ख़त्म हो गए। मेरिट के ऊपर कोई केस इनका खत्म नहीं हुआ, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनके मुकदमात खत्म हुए। आज इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर उनके वकला जो हैं वो मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान के शदीद मुखालिफिन, राणा सनाउल्लाह जैसे लोग कह रहे हैं ये केस जाली बने हैं, इमरान खान पे जाली केसेस हैं, ये नहीं टिकेंगे, मेरिट के ऊपर आते ही नहीं है। सारे अपने मुंह से कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जब भी अदालत इसको सुनेगी मेरिट के ऊपर ये उड़ जाएंगे।
लेकिन नवाज शरीफ साहब के केसेस टेक्निकल बुनियादों पर एनआरओ 2 की मौजूदगी में जब इन्होंने हुकूमत बनाई, इमरान खान की हुकूमत बना गिराकर, तो कवानीन तब्दील करके फायदे लेकर मियां साहब के केसेस, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, नवाज शरीफ के, दमादों के, बच्चों के, आगे पीछे रिश्तेदारों के, सबके केस इन्होंने खत्म करवाए। समधियों के केस खत्म करवाए, सालों के केस खत्म करवाए, सबके केस इन्होंने खत्म करवाए। कैसे करवाए? दाव लगा के, हुकूमत में आकर कवानीन को तब्दील करके, सिस्टम को इस्तेमाल करके, एनआरओ 2 के जरिए इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए टेक्निकल बुनियादों पे। आज तक मियां नवाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया। मियां साहब बन जाएं फरीक, अदालतों में चले जाएं दोबारा, अपने केसेस को दोबारा खुलवा लें और बैरिट के ऊपर अपने केसेस का फैसला करवाएं। यह तो मुमकिन नहीं है कि जब आपका दिल करे तो आप एक डील करें और एनआरओ लेकर अपने केसेस माफ करवा दें और बाद में उन्हीं केसेस की बुनियाद के ऊपर जिनको आपने एनआरओ लेकर माफ करवाया है एक बयानिया खड़ा करें कि आपके साथ ज्यादती हुई थी। तो फिर केसेस क्यों ना दोबारा खुल जाएं आपके? होना तो ये चाहिए कि अगर ये इसका फरीक बने, क्योंकि अब ये करेंगे क्या, ये इसको फैलाएंगे, रायता इतना फैलाएंगे, मामले को इतना फैलाएंगे कि असल चीज से लोगों की तवज्जो हट जाए। जो खत वाला मामला है लोग उसको भूलकर ये बात करना शुरू कर देंगे मियां साहब नाल भी ज्यादती हुई तो इमरान खान नाल भी ज्यादती हुई। ऐसा नहीं है मियां साहब, आपने ज्यादती की है और इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। आपने आज तक अपनी वेल्थ का हिसाब नहीं दिया, आपने आज तक करप्शन के केसेस में से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप बचते रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान अपने मुकदमात को लड़ रहा है, वो जेल से भागकर डील नहीं कर रहा और आप डील कर कर हमेशा भाग जाते हैं। आप में और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। अब मियां साहब जो हैं वो जजों के ऊपर तकिया रखेंगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनकी पहले ही डील हो चुकी थी और जो रिटायर्ड जजेज हैं उनके ऊपर अब ये इंतकामी कार्रवाई करेंगे, लाओ जी उनको अदालतों में, बुलाओ जी उनको अदालतों में। हो सकता है कादी फायद ईसा साहब इसके अंदर उनकी मदद भी करें मियां साहब की, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन कादी फायद ईसा साहब का जो फैसला या कोई चीज़ होती है या प्रोसीडिंग होती है जो अदालत की, हम देखते हैं कि PMLN उससे खुश रहती है या उनको वो चीज़ें सूट करती हैं। हाँ, साथी तौर पर आप कह सकते हैं, आप कानूनी तौर पर कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि PMLN उन चीज़ों से खुश होती है। अब मियां साहब के करीबी सहाफ़ियों से उन्होंने ये बयानिया फैलाया कि मियां साहब इनकलाबी बनने जा रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, हालात की खराबी, बदअमनी, ये सारी चीज़ें और बैड गवर्नेंस, इसकी मौजूदगी में क्या नवाज शरीफ का कोई बयानिया बिकेगा जिस वक्त उसका अपना भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला पंजाब है? मुझे तो नहीं लगता। मरियम नवाज ने 4 दिन के बाद उनकी हुकूमत जागी है भावल नगर वाले वाक़े के ऊपर, 4 दिन के बाद जागी है। अच्छा, पुलिस ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जरा मैं उस पर आप बात कर लेता हूँ। अब पुलिस ने कहा जी कि ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि 300 बंदा कोई इस्तीफ़ा देकर चला गया और कोई IG ऑफिस में 50 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के इस्तीफ़े आ गए और ये वो सब, ये वाकई फेक न्यूज़ है। देखिए, इतने बड़े पाकिस्तान में लोग गैरत खाते हैं, लोग गुस्से में आते हैं इक्का दुक्का, कभी कोई कांस्टेबल, कभी कोई सब इंस्पेक्टर, कभी कोई और, वो इक्का दुक्का जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं उनकी तादाद जो है वो 1 दर्जन के करीब होगी मैक्सिमम पूरे पंजाब के अंदर, या हो सकता है इससे ज़्यादा हो और हमारे नॉलेज में ना हो। तो एग्जैक्ट रिपोर्ट तो पता चलेगी जब इदारों में से आएगी और सोर्सेज बता भी देते हैं, लेकिन ये 300-300 बंदे, 500-500 बंदे, ये फेक न्यूज़ है। वजह यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर गैरत जागना शुरू हो जाए ना, तो फिर मुल्क का काया पलट जाए, हालात बिल्कुल बदल जाए। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दूर भी नहीं है ऐसा लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा तगड़ा जलसा किया जी पशीन में, और अब वो जलसा करने जा रहे हैं कोहाट में, और कोहाट में बोर्ड चौक है जहां पे ये जलसा करेंगे और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम वहां पे जलसा करने जा रहे हैं। अब आ रहे हैं उसी बात पे जहां से बात शुरू हुई थी, महंगाई, आम आदमी की कमर तोड़ना। इसके ऊपर जो है वो मुजम्मल असलम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त एडवाइज़र भी हैं, वो ये कहते हैं मुल्क की माशी कमर टूट चुकी, मगर फैसला साजों को समझ नहीं आ रही। जमहूरियत को खतरा सिर्फ फार्म 47 की जमातों से है। 2 खानदानों ने मुल्क और ओहदों पर कब्जा करके मुल्क को जाम कर दिया है। वाकई में जो मईशत की सूरत हाल है ना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि PMLN के अपने लोग, यानी मुझे 1-2 जगह पे लोग मिले, एक शादी में भी लोग मिले, उनके मुंह उतरे हुए थे, वो बहुत परेशान थे और उनको सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि मईशत की कमर टूट गई है। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का पिछले 16 महीने की इनकी हुकूमत ने, फिर निगरान हुकूमत ने, और अब जो हुकूमत आई है अब भी इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे चलाना है, क्योंकि जिसने मईशत को चलाना है उसका ताल्लुक इनकी पार्टी से नहीं है और इनको पता भी नहीं है कि वो कैसे चला रहा है और क्या कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट थी मिलती जुलती,
एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी एक रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो एशिया का सबसे महंगा मुल्क बन चुका है इस वक्त। इस साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क रहेगा, अगले साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क रहेगा, पिछले साल भी पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा मुल्क था। यह किया जी इस हुकूमत ने। और इससे पहले इमरान खान के दौर में यह आदादोशुमार नहीं थे कि हम सबसे महंगे थे, हमारा कहीं नीचे जाके नंबर आता था, वो डाटा मैं चेक कर लूंगा। लेकिन सबसे महंगा मुल्क एशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान इस वक्त है। और दूसरी जो अलार्मिंग बात है वो ये है इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो है। यानी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि फटाफट ये हालात ठीक हो जाएंगे या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आमदन लोगों की लगातार नीचे जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और लिविंग के लिहाज से, शहरियों के रहने के लिहाज से पाकिस्तान इस रीजन का सबसे महंगा मुल्क बन चुका है। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, मैं उस पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है और बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। ज़िला नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुसाफिर थे, ये जा रहे थे, इनमें से 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, मुबैना तौर पे पहले इनको अगवा किया गया और उसके बाद नाकाबंदी करने के बाद इन लोगों को कत्ल किया गया है। और ये बहुत अफसोसनाक है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग ईरान और इराक़ जा रहे थे ज़ियारतों के लिए, कुछ लोगों का कह रहा है कि तिजारत वगैरह के लिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन एक्चुअली ये लोग जो हैं वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, इनको उतारा गया दहशतगर्दों की जानिब से, और जो अस्करियत पसंद हैं उन्होंने इनको जान से मार दिया। ये जाँ बहक हो गए हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, और स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत पड़ गई है। बहावल नगर का जो वाक़या है उसकी तहकीकात के लिए एक JIT बना दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो स्पेशल सेक्रेटरी होम हैं फजलुर रहमान, वो कन्वीनियर हैं। उसके अलावा कमिश्नर बहावलपुर को इसमें शामिल किया गया है और DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा को इसमें शामिल किया गया है। और ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का और ISI का। तो ये जो ISPR ने कहा था कि एक मुश्तरका टीम बनेगी, अब देखते हैं 72 घंटे के अंदर ये क्या रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को पेश करते हैं। नाज़रीन, खबरें तो और भी हैं लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल में इसको रोकते हैं, बाकी खबरें आपको अगले व्लॉग में देते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।